नमस्कार साथियों, मैं अनुष्का एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है और अभिनंदन करते हैं आपके अपने यूट्यूब चैनल साहित्य सहपाठी में। तो साथियों, आज मैं लेकर आई हूँ चंद्रधर शर्मा गुलेरी की कहानी उसने कहा था। तो जिससे आप लोगों को पता है, मात्र ये 3 कहानियों से ये अपने साहित्य में प्रसिद्ध हो गए थे। इनको साहित्य में प्रसिद्धि प्राप्त हो गई थी मात्र 3 कहानियों से। तो एक है बुद्धू का घाटा, दूसरा है सुखमय जीवन और तीसरा है उसने कहा था। मात्र 3 कहानी लिखकर ही ये साहित्य जगत में उजागर हो गए थे। तो सबसे पहले तो जो उसने कहा था कहानी से जो इसका प्रकाशन वर्ष है ये 1915 में पहले भी बोल चुकी हूँ कि जो उसने कहा है कहानी, जो जितनी भी कहानियाँ लगी हैं उनका प्रकाशन वर्ष ज़रूर याद रखिएगा। ज़्यादा ना हो सके तो जो लगी हुई हैं कहानी उन पे कौन सा पुरस्कार मिला है वो याद रखिएगा। और जो लेखक लगे हुए हैं आप में, कहानीकार जो लगे हुए हैं, जो नाटककार लगे हुए हैं, उनको कौन कौन से कहानी पर कृतियों पर पुरस्कार मिला है उनको याद रखिएगा। तो आज मैं लेकर आई हूँ यूजीसी नेट के यूनिट 7 में लगी कहानी उसने कहा था, जो चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी द्वारा लिखित है। तो ये 1915 में इसका प्रकाशन हुआ था और सरस्वती पत्रिका में प्रकाशित हुई थी। और ये फ्लैश बैक शैली में लिखी गई है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि ये किस शैली में लिखी गई है, तो फ्लैश बैक शैली में लिखी गई है। और ये प्रथम विश्व युद्ध पर आधारित है। मैं जितने भी ये पॉइंट बता रही हूँ अलग से, उनको नोट कर लीजिएगा प्लीज़। इनसे क्वेश्चन इनसे ही बनते हैं। तो चलिए अब मुख्य पात्रों की बात कर लेते हैं। तो इसमें मुख्य पात्र हैं सूबेदार लहना सिंह है, बोधा सिंह है, सूबेदार हजारा सिंह है, वजीर सिंह है, कीरत सिंह है, सूबेदार होरा है, लेफ्टन साहब हैं, अत्तर सिंह है, डाक बाबू, पलटूराम और महासिंह है। ठीक है, तो ये मुख्य पात्र हैं। अब हजारा सिंह लहना सिंह जो ये मुख्य पात्र हैं, इनको कम पूछ करके गौड़ पात्र भी पूछ सकता है। तो ये महासिंह है, अतर सिंह है, डाक बाबू हैं, किरत सिंह है, इनको याद रखिएगा। अब मुख्य पात्रों से क्वेश्चन कम बनते हैं क्योंकि एनडीए घुमा घुमा के क्वेश्चन पूछता है। तो ये थे कुछ मुख्य पात्र। अब जितने भी हम महत्वपूर्ण पॉइंट होंगे, जितने भी महत्वपूर्ण कथन होंगे, उनको हम अंडरलाइन कर लेंगे, उनको एक कॉपी पे नोट करते हुए चलेगा। तो चलो देर न करते हुए कहानी की ओर चलते हैं। एक भाग एक करके है, क्या है, बड़े बड़े शहरों के गाड़ी इक्के गाड़ी वालों की जबान के कोड़ों से जिनकी पीठ छिल गई है और कान पक गए हैं, उनसे हमारी प्रार्थना है कि अमृतसर, अब अमृतसर का जिक्र आया है तो इस शहर का नाम याद रखिएगा कि पूछ सकते हैं। उसने कहा है कहानी की शुरुआत किस शहर से होती है, तो अमृतसर से अमृतसर के बम्बू काट वालों की बोली का मरहम लगावें। जब बड़े बड़े शहरों की चौड़ी सड़कों पर घोड़े की पीठ चाबुक से धुनते हुए इक्के वाले कभी घोड़े की नानी से अपना निकट संबंध स्थिर करते हैं, कभी राह चलते पैदलों की आंख के ना होने पर तरस खाते हैं, कभी उनके पैरों की उंगलियों के पोरों को चीट कर अपने ही को सताया हुआ बताते हैं और संसार भर की गलान, निराशा और क्षोभ के अवतार बने नाव की सीध चले जाते हैं। तब अमृतसर में उनकी बिरादरी वाले तंग चक्कादार गलियों में हर एक लड्डी वाले के लिए ठहर कर शब्द का समुद्र उमड़ाकर, बच्चों खालसा जी, हटो भाई जी, ठहरना भाई जी, आने दो लाला जी, हटो बाछा, ये शब्द जितने भी हैं इनको ध्यान रखिएगा कि पूछ लीजिएगा कि कौन सा शब्द नहीं आया था। तो बहुत ही डीपली पढ़ना है क्योंकि ये कहानी हम इसके पहले भी पढ़ चुके हैं, जो आपके एमए में लगी हुई थी, तो यूजी पीजी में लगी हुई थी कहानी। तो उसमें इतना हम डीपली नहीं पढ़ते हैं क्योंकि उसमें इतना डीपली नहीं पूछता है, क्योंकि उसमें मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन नहीं पूछता है, उसमें थ्योरी लिखना होता है। तो आप लिख सकते हो, आपको अगर कहानी का सारांश पता है तो आप लिख सकते हो। बट यूजीसी नेट में जब क्वेश्चन पूछता है तो वो दूसरी तरीके से क्वेश्चन पूछता है, वो बहुत ही डीपली क्वेश्चन पूछने लगा है। तो ध्यान से पढ़िएगा। कहते हुए सफ़ेद फेटो, किन जिक्र आया उनको अंडरलाइन कर। सफ़ेद फेटो, खच्चरों, बतको, गन्ने खोमचे और भारे वालों के जंगल में
से राह खेते हैं। क्या मजाल है कि जी और साहब बिना सुने किसी को हटना पड़े। यह बात नहीं है कि उनकी जीभ चलती नहीं है, पर मीठी छुरी की तरह महीन मार करती है। यदि कोई बुढ़िया बार बार चेतावनी देने पर भी लीक से नहीं हटती तो उनकी वचनावली के ये नमूने हैं। हट जा जीड़ी जीड़े जोगिए, हट जा कर्मावलिए, हट जा पुत्ता पेरिए, बच जा लंबी वालिए। समष्टि में इनके अर्थ है कि तू जीने योग्य है, तू भाग्यों वाली है, पुत्रों को प्यारी है, लंबी उम्र तेरे सामने है, तू क्या मेरे पहिए के नीचे आना चाहती है, बच जा। तो ये इनके अर्थ क्या है, इनको भी ध्यान रखिएगा। क्या क्या है, लंबी उम्र तेरे सामने, तू क्यों मेरे पहिए के नीचे आना चाहती है, बच जा। ऐसे बम्बू कार्ट वालों के बीच से होकर एक लड़का और एक लड़की चौक की एक दुकान पर आ मिले। उसके बालों और उसके ढीले सुथरे से जान पड़ता था कि दोनों सिख हैं। वह अपने मामा के केस धोने के लिए दही लेने आया था। अब क्या लेने आया था लड़का? अपने मामा के बाल धोने के लिए दही लेने आया था, और यह रसोई के लिए बढ़िया। और लड़की क्या लेने आई थी? बढ़िया। ये दोनों ही महत्वपूर्ण बिंदु हैं। ये पूछ सकता है कि लड़का क्या लेने आया था दुकान पे, और यह लड़की क्या लेने आई थी? तो बढ़िया लड़कियां लेने आई थी, और केस धोने के लिए दही लड़का लेने आया था। दुकानदार एक परदेसी से गुथ रहा था जो सिर भर गीले पापड़ों की गड्डी को गिने बिना हटता ना था। तेरे घर कहाँ है? लड़का पूछता है। मगरे में। और तेरे? मांझे में। यहाँ कहाँ रहती है? अतर सिंह की बैठक में। वे मेरे मामा होते हैं। मैं भी मामा के यहाँ आया हूँ। उनका घर गुरु बाजार में। कहाँ पे है? गुरु बाजार में। इतने में दुकानदार निपटा और इनका सौदा देने लगा। सौदा लेकर दोनों साथ साथ चले। कुछ दूर जाकर लड़के ने मुस्कुराकर पूछा, तेरी कुड़माई हो गई? इस पर लड़की कुछ आंखें चढ़ाकर धक कर दौड़ गई, और लड़का मुंह देखता रहेगा। दूसरे तीसरे, अब दूसरे रोज क्या, दूसरे वाले दिन सब्जी के वहाँ, और तीसरे दिन दूध वाले के यहाँ। वे आकाशात में दोनों मिल जाते हैं। महीना भर यही हाल रहा। 2-3 बार लड़के ने फिर पूछा, तेरी कुड़माई हो गई? और उत्तर में वही धत मिला। एक दिन जब फिर लड़के ने वैसी ही हंसी में चिढ़ाने के लिए पूछा तो लड़की की संभावना के विरुद्ध बोली, हाँ हो गई है। कब? लड़के ने पूछा। कब? कल। देखते नहीं है रेशम से कड़ा हुआ सालू। लड़की भाग गई। लड़के ने घर की राह ली। रास्ते में एक लड़के को मोरी में ढकेल दिया। एक छावड़ी वाले की दिन भर की कमाई खोई। एक कुत्ते पर पत्थर मारा। एक गोभी वाले के ठेले में दूध उड़ेल दिया। ये जो भी काम किए ना, इन सब को ध्यान रखना है कि क्या क्या वो रास्ते से वापस आने में हुआ था। सामने हटकर नहाकर आती हुई बेशुरी से टकराकर अंधे की उपाधि पाई, तब कहीं घर पहुंचा। भाग 2 शुरू होता है कि राम राम, या भी कोई लड़ाई है। दिन रात खंदकों में बैठे हड्डियां अकड़ गई। लुधियाना में 10 गुना जाड़ा और मेह और बर्फ ऊपर से पिंडलियां तक कीचड़ में धंसे हुए हैं। जमीन नहीं दिखती नहीं है। घंटे 2 घंटे में कान के पर्दे फाड़ने वाले धमाके के साथ सारी खंदक हिल जाती है और 100 गज धरती उछल पड़ती है। इस गैबी गोले से बचे तो कोई लड़े। नगर कोट का जला सुना था। यहाँ दिन में कितने 25 जलजले होते हैं। जो कहीं खंदक से बाहर साफा या कोहनी निकल गई तो चटाक से गोली लगती है। न मालूम बेईमान मिट्टी में लेटे हुए या घास की पत्तियों में छिपे रहते हैं। लहना सिंह। अब यही लड़का जो अभी बचपन में जिसका जिक्र हुआ था, वही लहना सिंह। और 2-3-4 तो खंदक में बिता ही दिए। परसों रिलीफ आ जाएगी और फिर 7 दिन की छुट्टी। अपने हाथों झटका करेंगे और पेट भर खाकर सो रहेंगे। उसी फिरंगी मैम के बाग में मखमल का सा हरा घास है। फल और दूध की तो वर्षा कर देती है। लाख कहते हैं दाम नहीं लेती। कहती हैं तुम राजा हो, मेरे मुल्क को बचाने आए हो।
4 दिन तक एक पलक नहीं झेपी। बिना फेरे घोड़ा बिगड़ता है और बिना लड़े सिपाही। मुझे तो संगीन चढ़ाकर मार्च का हुक्म मिल जाए, फिर 7 जर्मनों को अकेले मारकर ना लूटो तो मुझे दरबार साहब की दहली पर मत्था टेकना नसीब न हो। पाजी कही कि कलों के घोड़े संगीन देखते ही मुंह फाड़ देते हैं और पैर पकड़ने लगते हैं। यूं अंधेरे में 30-30 मन का गोला फेंकते हैं। उस दिन धावा किया था, 4 मील तक एक जर्मन नहीं छोड़ा था। पीछे जनरल ने हट जाने का कमान दिया, नहीं तो सीधे बर्लिन पहुंच जाता। क्यों? सूबेदार हजारा सिंह मुस्कुराकर कहा। लड़ाई के मामले में जमादार का या नायब के चलाए नहीं चलते। बड़े अफसर दूर की सोचते हैं। 300 मील का सामना है, एक तरफ बढ़ गए तो क्या होगा? सूबेदार जी सच है, लहना सिंह बोला, पर करे क्या? हड्डियों में तो जाड़ा धस गया है। सूर्य निकलता नहीं और खाई में तो दोनों तरफ से चंबे की बवलियों कैसे सोते झर रहे हैं। एक धावा हो जाए तो गर्मी आ जाए। उद्यमी उठ, सिगड़ी में कोले डाल। वजीरा, तुम 4 जने बाल्टियां लेकर खाई का पानी बाहर फेंको। लैना सिंह, शाम हो गई है, खाई के दरवाजे का पहरा बदल दो। यह कहते हुए सूबेदार सारी खंदक में चक्कर लगाने लगा। वजीरा सिंह पलटन का विदूषक है, इम्पोर्टेंट है। बाल्टी में गंदा पानी भरकर खाई के बाहर फेंकता हुआ बोला, मैं पागा बन गया हूँ, करो जर्मनी के बादशाह का तर्पण। इस पर सब खिलखिला पड़े और उदासी के बादल फट गए। लैना सिंह ने दूसरी बाल्टी भरकर उसके हाथ में देकर कहा, अपनी बाड़ी के खरबूजों में पानी दो। ऐसा खाद का पानी पंजाब भर में नहीं मिलेगा। हाँ, देश क्या है, स्वर्ग है। मैं तो लड़ाई के बाद सरकार से 10 घुमा जमीन यहाँ मांग लूँगा और फलों के बूटे लगाऊंगा। लाड़ी होरा को भी यहाँ बुला लोगे या वही दूध पिलाने वाली फिरंगी मैम? चुप कर, यहाँ वालों को शर्म नहीं। देश देश की चाल है। आज तक मैं उसे समझ न सका कि सिख तंबाकू नहीं पीते हैं। सिख क्या है? तंबाकू नहीं पीते। वह सिगरेट देने में हट करती है, होठों से लगाना चाहती है और मैं पीछे हटता हूँ तो समझती है कि राजा बुरा मान गया, अब मेरे मुल्क के लिए लड़ेगा नहीं। अच्छा, अब बोधा सिंह कैसा है? अच्छा है, जैसे मैं जानता ही ना हूँ। रात भर तुम अपने कंबल उसे उड़ाते हो और आप सिगड़ी के सहारे गुजर करते हो। उसके पहरे पर आप पहरा दे आते हो। अपने सूखे लकड़ी के तख्तों पर उसे सुलाते हो। आप कीचड़ में पड़े रहते हो। कहीं तुम न मांदे पड़ जाना। जाड़ा क्या है? मौत है, और निमोनिया से मरने वालों को मुरब्बे नहीं मिला करते। मेरा डर मत करो, मैं तो बुलेल की खंड के किनारे मरूंगा। भाई कीरत सिंह की गोदी पर मेरा सिर होगा और मेरे हाथ के लगा हुए आंगन के आम के पेड़ की छाया होगी। वजीरा सिंह ने त्योरी चढ़ाकर कहा, क्या मरने मारने की बात लगाई है? मरे जर्मनी और तुर्क। हाँ भाइयों, कुछ गाओ। दिल्ली शहर में पिशोर जंदिए कर लेना लौंगा दबा पार मड़िए कर लेना न देना सौदा आड़िए ओए लाड़ा चट्टाका कदुएनु कद्दू वणया वे मज़ेदार गोरिए हुड लाड़ा चटाका कदुएनु। ये इम्पोर्टेंट है। गीत जो आया है ये बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, इसको ध्यान में रखिएगा। कौन जानता था कि दाढ़ियों वाले घरबारी सिख ऐसे लुच्चों का गीत गाएंगे, पर सारी खंदक इस गीत से गूंज उठी और सिपाही फिर ताज़ा हो गए, मानो 4 दिन से सोते और मौज ही करते रहे हो। भाग 3 में क्या है? दोपहर, रात हो गई, अंधेरा है, सन्नाटा छाया हुआ है। बोधा सिंह खाली बिस्कुटों के 3 टिनों पर अपने दोनों कंबल बिछाकर और लहरा सिंह के 2 कंबल एक और बरान कोट ओढ़कर सो रहा है। लहरा सिंह पहरे पर खड़ा हुआ है, एक आँख खाई के मुंह पर है और एक बोधा सिंह के दुबले शरीर पर। बोधा सिंह कराहा, क्यों बोधा भाई, क्या है? पानी पिला दो। लहना सिंह ने कटोरस के मुंह में लगाकर पूछा, कहो कैसे हो? पानी पीकर बोधा बोला, कपनी छूट रही है, रोम रोम में तो तार दौड़ रहे हैं, दांत बज रहे हैं। तो लहना सिंह क्या कहता, अच्छा मेरी जर्सी पहन लो। और तुम?
मेरे पास सिगड़ी और मुझे गर्मी लगती है, पसीना आ रहा है। जबकि ऐसा कुछ नहीं था। तो वो क्या कहता है, ना मैं नहीं पहनता, 4 दिन से तुम मेरे लिए। हाँ याद आई, मेरे पास दूसरी गर्म जर्सी है, आज सवेरे ही आई है, विलायत से मैम ने बुन बुन कर भेज रही हैं। गुरु उनका भला करे। यूं कहकर लेना अपना कोट उतारकर जर्सी उतारने लगा। सच कहते हो और नहीं झूठ? यूं कहकर नहीं करते बोधा को उसने जबरदस्ती जर्सी पहना दी और आप खाकी कोट और जीन का कुर्ता भर पहनकर पहरे पर आ खड़ा हुआ। मैम की जर्सी की कथा केवल कथा थी, यानी वो झूठ बोल रहा था, जबकि ऐसा कुछ नहीं था कि मैम ने नई जर्सी वहाँ बुन बुन कर भेजी है। आधा घंटा बीता, इतने में खाई के मुंह से आवाज़ आई, सूबेदार हजारा सिंह। कौन? लेफ्टिनेंट साहब। हुजूर कहकर सूबेदार तनकर फौजी सलाम करके सामने हुआ। तो लेफ्टिनेंट साहब क्या कहते हैं, देखो इसी दम धावा करना होगा। मील भर की दूरी पर पूरब के कोने में एक जर्मन खाई है, उसमें 50 से ज़्यादा जर्मन नहीं है। इन पेड़ों के नीचे नीचे 2 खेत काटकर रास्ता 3-4 घुमाओ और जहाँ मोड़ है वहाँ 15 जवान खड़े कराया हो। तुम यहाँ 10 आदमी छोड़कर सबको साथ ले उनसे जा मिलो। खंदक छीनकर वहीं जब तक दूसरा हुक्म न मिले डटे रहो, हम यहाँ रहेंगे। जो हुक्म। चुपचाप सब तैयार हो गए। बोधा भी कंबल उतारकर चलने लगा। तब लहना सिंह ने उसे रोका। लहना सिंह आगे हुआ तो बोधा के बाप सूबेदार ने उंगली से बोधा की ओर इशारा किया। लहना सिंह समझकर चुप हो गया। पीछे 10 आदमी कौन रहे, इस पर बड़ी हिज्जत हुई। कोई रहना न चाहता था। समझा बुझाकर सूबेदार ने मार्च किया। लेफ्टिनेंट साहब लहना की सिंगड़ी के पास मुंह फेर कर खड़े हो गए और जेब से सिगरेट निकालकर सुलगाने लगे। 10 मिनट बाद उन्होंने लेना की ओर हाथ बढ़ाकर कहा, लो तुम भी पियो। आंख मारते मारते लेना सब समझ गया। मुंह का भाव छिपाकर बोला, लाओ साहब। हाथ आगे करते ही उसने सिगड़ी के उजाले में साहब का मुंह देखा, बाल देखे, तब उसका माथा ठनका। लेफ्टिनेंट साहब के पट्टियों वाले बाल एक ही दिन में कहाँ उड़ गए और उनकी जगह कैदियों से कटे बाल इसे आ गए। शायद साहब शराब पिए हुए हैं और उन्हें बाल कटवाने का मौका मिल गया। लहना सिंह ने जांचना चाहा। लेफ्टिनेंट साहब 5 वर्ष से उनकी रेजिमेंट में थे। कितने वर्ष से थे? 5 वर्ष से। क्यों साहब, हम लोग हिंदुस्तान कब जाएंगे? वो पूछने लगा। लड़ाई खत्म होने पर। क्यों? क्या यह देश पसंद नहीं? नहीं साहब, शिकार के वे मज़े यहाँ कहाँ याद है। 5 साल नकली लड़ाई के पीछे हम आप जगाधरी जिले में शिकार करने गए थे। हाँ, वहीं जब आप खोते पर सवार और आपका खान सामा अब्दुल्ला रास्ते के एक मंदिर में जल चढ़ाने को गया था। बेशक पाजी, कहे का सामने से वह नील गाय निकली कि ऐसी बड़ी मैंने कभी ना देखी थी, और आपकी एक गोली कंधे में लगी और पुट्ठे में निकली। ऐसे अफसर के साथ शिकार खेलने में मजा। क्यों साहब, शिमले से तैयार होकर उस नीलगाय का सिर आ गया था ना। आपने कहा था कि रेजिमेंट की मैच में लगाएंगे। हाँ, पर मैंने वह विलायत भेज दिया है। ऐसे बड़े बड़े सींग 2 फुट के होंगे। हाँ, लहना सिंह 2 फुट 4 इंच के थे। तुमने सिगरेट नहीं पिया? पीता हूँ साहब, दिया सलाई ले आता हूँ, कहकर लहना सिंह खंदक में घुसा। अब उसे संदेह नहीं रहता। उसने झटपट निश्चय कर लिया कि क्या करना चाहिए। अंधेरे में किसी सोने वाले से वह टकराया। कौन? वजीरा सिंह। हाँ, क्यों लहना, क्या कयामत आ गई है? जरा तो आग लगने दी होती। भाग 4 में क्या है? होश में आओ, कयामत आई है और लेफ्टिनेंट साहब की वर्दी पहनकर आई है। क्या? लेफ्टिनेंट साहब या तो मारे गए हैं या कैद हो गए हैं, उनकी वर्दी पहनकर, या कोई जर्मन आया है। सूबेदार ने उसका मुंह नहीं देखा। मैंने देखा और बातें की। सोहरा साफ उर्दू बोलता है, पर किताबी उर्दू, और मुझे पीने को सिगरेट दिया है। तो अब मारे गए। धोखा है। सूबेदार की कीचड़ में चक्कर काटते फिरेंगे और यहाँ खाई पर धावा होगा। उठो, एक काम करो, पलटन के पैरों के निशान देखते देखते दौड़ जाओ। अभी बहुत दूर न गए होंगे। सूबेदार से कहो एकदम लौट आए। खंदक की बात झूठ है। चले जाओ, खंदक के पीछे से निकल जाओ, पत्ता तक न खड़के, देर मत करो। हुक्म तो यह है कि यही ऐसी तैसी हुक्म की मेरा हुक्म जमादार लहना सिंह तो इस वक्त यहाँ सबसे बड़ा अफसर है, उसका हुक्म है। मैं लेफ्टिनेंट सिंह की खबर लेता हूँ, पर यहाँ तो तुम 8 ही हो। 8 नहीं, 10 लाख। एक अकालिया सिख 1.25 लाख के बराबर होता है। ये महत्वपूर्ण है।
चले जाओ। लौट के खाई के मुहाने पर लहना सिंह दीवार से चिपक गया। उसने देखा कि लेफ्टिनेंट सिंह ने जेब से बेल के बराबर 3 गोले निकाले। तीनों को जगह जगह खंदक की दीवारों में घुसेड़ दिया और तीनों में एक तार सा बांध दिया। तार के आगे सूत की एक गुत्था थी जिसे सिगड़ी के पास रखा। बाहर की तरफ जाकर एक दिया सलाई जलाकर गुत्थी पर रखने बिजली की तरह दोनों हाथों से उल्टी बंदूक को उठाकर लेना सिंह ने साहब की कोहनी पर तान कर दे मारा। धमाके के साथ साहब के हाथ से दिया सलाई गिर पड़ी। लेना सिंह ने एक कुंदा साहब की गर्दन पर मारा और साहब आंख मीन गुट कहते हुए चित्त हो गए। लेना सिंह ने तीनों गोले बीन कर खंदक के बाहर फेंके और साहब को घसीट कर सिगड़ी के पास लिटाया। जेबों की तलाशी ली। 3-4 लिफाफे और एक डायरी निकालकर उन्हें अपनी जेब के हवाले किया। साहब की मूर्छा हटी। लेना सिंह हंसकर बोला, क्यों लेफ्टिनेंट साहब, मिजाज कैसा है? आज मैंने बहुत बातें सीखी। यह सीखा कि सिख सिगरेट पीते हैं, यह सीखा कि जगाधारी के जिले में नीलगायें होती हैं और उनके 2 फुट 4 इंच के सींग होते हैं। यह सीखा कि मुसलमान खान शामा मूर्तियों पर जल चढ़ाते हैं और लेफ्टिनेंट साहब खोते पर चढ़ते हैं। पर यह तो कहो, ऐसी साफ उर्दू कहाँ से सीख आए? हमारे लेफ्टिनेंट साहब तो बिना डैन के 4-5 लफ्ज भी नहीं बोला करते थे। लैना ने पतलून की जेबों की तलाशी नहीं ली थी। साहब ने मानो जाड़े से बचने के लिए दोनों हाथ जेब में डाले। लैना सिंह कहता गया, चालाक बड़े हो, पर मांझे पर लहना इतना बरस लेफ्टिनेंट साहब के साथ रहा है, उसे चकमा देने के लिए 4 आंखें चाहिए। 3 महीने हुए तुर्की मौलवी मेरे गांव आया था। औरतों को बच्चे होने की ताबीज़ बांटता था और बच्चों को दवाइयाँ देता था। चौधरी के बड़े नीच मजा बिछाकर हुक्का पीता रहता था और कहता था कि जर्मनी वाले बड़े पंडित हैं। वे वेद पढ़कर उसमें से विमान चलाने की विद्या जान गए हैं। गौ को नहीं मारते, हिंदुस्तान में आ जाएंगे तो गौ हत्या बंद कर देंगे। मंडी के बनियों को बहकाता कि डाकखाने से रुपया निकाल लो, सरकार का राज जाने वाला है। डाक बाबू पोल्हू राम भी डर गया था। अब पोल्हू राम का नाम याद रखिएगा। पोल्हू राम है, ना कि पलटू राम। मैंने मुल्ला जी की दाढ़ी मोड़ दी थी और गांव से बाहर निकलकर कहा था कि जो मेरे गांव में जब अब पैर रखा तो साहब की जेब में से 2 पिस्तौल चली और लैना की जांघ से गोली लगी। इधर लैना की हेनरी मार्टिन ने 2 फायरों से साहब की कपाल क्रिया कर दी। धड़ाका सुन सब दौड़ आए। बौद्धा चिल्लाए, क्या है? लैना सिंह ने उसे यह कहकर सुला दिया कि एक हड़का हुआ कुत्ता आया था, मार दिया। और औरों से सब हाल कह दिए। सब बंदूकें लेकर तैयार हो गए। लैना ने साफा फाड़कर गांव के दोनों तरफ पट्टियां कसकर बांधी। घाव मांस में ही था। पट्टियों के कसने से लहू निकलना बंद हो गया। इतने में 70 जर्मन चिल्लाकर खाई में, कितने जर्मन थे? 70 जर्मन खाई में चिल्लाकर घुस पड़े। सिक्कों की बंदूकों की बाढ़ ने पहले गांव को रोका, दूसरे को रोका। यहाँ पर थे 8, मतलब यहाँ पे कितने थे? 8 सिख थे और जर्मन कितने थे? 70। लैना सिंह ने तक कर मार रहा था। वह खड़ा था और लौटे हुए थे और वे 70 अपने मुर्दा भाइयों के शरीर पर चढ़कर जर्मन आगे घुसे आते थे। थोड़े से मिनट में वे अचानक आवाज़ आई, वाहेगुरु की फतह, वाहेगुरु जी का खालसा। और धड़ाधड़ बंदूकों की फायर जर्मनों की पीठ पर पड़ने लगे। ऐन मौके पर जर्मन 2 चक्की के पाटों के बीच आ गए। पीछे से सूबेदार हजारा सिंह के जवान आग बरसाते थे और सामने लैना सिंह के साथियों के संगीन चले आ रहे थे। पास आने पर पीछे वालों ने भी संगीन पिरोना शुरू कर दिया। एक किलकारी और अकाल सिक्खा दी फौज आई। वाहेगुरु जी फतह, वाहेगुरु जी का खालसा, संत श्री अकाल पुरख। और लड़ाई खत्म हो गई। 63 जर्मन या तो खेत रहे थे या करा रहे थे। सिखों में 15 के प्राण गए थे। सूबेदार के दाहिने कंधे में गोली आर पार निकल गई। लैना सिंह की पसली में एक गोली लगी। उसने घाव को खंदक की गोली की मट्टी से पूर लिया और बाकी का साफा कस कमरबंद की तरह लपेट लिया। किसी को खबर न हुई कि लैना को दूसरा घाव भारी घाव लगा है। लड़ाई के समय चांद निकल आया था, ऐसा चांद जिसके प्रकाश में संस्कृत कवियों का दिया हुआ छई नाम सार्थक हो रहा था। छई को
छई किसका, चंद्रमा का नाम है, सार्थक हो रहा था और हवा ऐसी चल रही थी जैसे बाढ़ भट्ट। अब पूछ सकता है कि उसने कहा था कहानी में किस संस्कृत कवि का उल्लेख हुआ है, तो बाढ़ भट्ट की भाषा में दंत वीणोपदेशाचार्य कहलाती है। इसको भी अंडरलाइन कर लीजिएगा। वजीर सिंह कह रहा था कि कैसे मन भर के फ्रांस की भूमि मेरे बूटों से चिपक रही है। जब मैं दौड़ा दौड़ा सूबेदार के पीछे गया था, सूबेदार लैना सिंह से सारा हाल सुनाया और कागजात पाकर वे उसकी तुरंत बुद्धि को सराह रहे थे और कह रहे थे कि तू ना होता तो आज सब मारे जाते। इस लड़ाई की आवाज़ 3 मील दाहिनी की ओर खाने वालों ने सुन ली थी। उन्होंने पीछे टेलीफोन कर दिया था। वहाँ से झटपट 2 डॉक्टर और बीमार ढोने वाली गाड़ियाँ चली जो कोई 1.5 घंटे के अंदर आ पहुँची। फील्ड अस्पताल नज़दीक था, सुबह होते होते वहाँ पहुँच जाएंगे, इसलिए मामूली पट्टी बांधकर एक गाड़ी में घायल लिटाया गया और दूसरे में लाशें रखी गई। सूबेदार ने लैना सिंह की जांघ में पट्टी बंधवानी चाहिए पर उसने यह कहकर टाल दिया कि थोड़ा घाव है, सवेरे देखा जाएगा। बोधा सिंह ज्वर में बर्रा रहा था, वह गाड़ी में लिटाया गया लैना को छोड़कर। सूबेदार जाते नहीं थे, यह देख लैना ने कहा तुम्हें बोधा की कसम और सूबेदार ने जी की सौगंध जो इस गाड़ी में ना चले जाओ और तुम मेरे लिए वहाँ पहुँचकर गाड़ी भेज देना और जर्मन मुर्दों के लिए भी तो गाड़ियाँ आती होंगी। मेरा हाल बुरा नहीं है, देखते नहीं मैं खड़ा हूँ, वजीरा सिंह मेरे पास ही है। अच्छा, पर बोधा गाड़ी पर लेट गया। भला आप भी चढ़ा जाओ। सुनिए तो सूबेदारनी होरा को चिट्ठी लिखो तो मेरा माथा टेकना लिख देना और जब घर जाओ तो कह देना कि मुझसे जो उसने कहा था वह मैंने कर दिया। गाड़ियाँ चल पड़ी थी। सूबेदार ने चढ़ते चढ़ते लैना का हाथ पकड़कर कहा, तेने मेरे और बोधा के प्राण बचाए हैं, लिखना कैसा, साथ ही घर चलेंगे, अपनी सूबेदारनी को तू ही कह देना उसने क्या कहा था। अब आप गाड़ी पर चढ़ जाओ, जो मैंने कहा था वह लिख देना और कह भी देना। गाड़ी के जाते लैना लेट गया। वजीरा पानी पिला दे और मेरा कमरबंद खोल दे, तर हो रहा है, भाग 5 में क्या है। मृत्यु के कुछ समय पहले स्मृति बहुत साफ हो जाती है, जन्म मरण की घटनाएं एकाएक करके सामने आती हैं, सारे दृश्यों के रंग साफ होते हैं, समय की धुंध बिल्कुल उन पर से हट जाती है। लैना सिंह 12 वर्ष का था जब मिले थे। अमृतसर में मामा के यहाँ आया हुआ था। कहाँ पे? अमृतसर में मामा, दही वाले के यहाँ, सब्जी वाले के यहाँ, डर हर कहीं उसे एक 8 वर्षीय, कितने वर्ष की वो लड़की थी जब मिली थी? 8 वर्ष की एक लड़की मिल जाती है। जब वह पूछता है तेरी कुर्बानी हो गई तो वह धक्के कर भाग जाती है। एक दिन उसने वैसे ही पूछा तो उसने कहा हाँ कल हो गई, देखते नहीं ये रेशम से के फूलों वाला सालू। सुनते ही लैना सिंह को दुख हुआ, क्रोध हुआ। क्यों हुआ? वजीरा सिंह पानी पिला दे। 25 वर्ष बीत गए। कितने वर्ष बीत गए अब उसकी शादी को? 25 वर्ष बाद जब पुनः मिले। अब लैना सिंह नंबर 77 राइफल्स में जमींदार हो गया है। उस 8 वर्ष की कन्या का ध्यान ही ना रहा, ना मालूम हुआ कब मिली थी या नहीं। 7 दिन की छुट्टी लेकर जमीन के मुकदमे की पैरवी करने, किसकी जमीन की मुकदमे की पैरवी करने पर वह घर गया जहाँ रेजिमेंट के अफसर की चिट्ठी मिली कि फौज पर लाम जाती है, फ़ौरन चले आओ। साथ ही सूबेदार हजारा सिंह की चिट्ठी मिली कि मैं और बोधा सिंह भी लाम पर जाते हैं, लौटते हुए हमारे घर होते जाना, साथ ही चलेंगे। सूबेदार का गांव रास्ते में था और सूबेदार उसे बहुत चाहता था। लैना सिंह सूबेदार के यहाँ पहुँचा। जब चलने लगे तब सूबेदार बेड़े में से निकल कर आया और बोला, लैना सिंह सूबेदारनी तुमको जानती है, बुलाती है। जब मिला लैना सिंह भीतर पहुँचे। सूबेदारनी मुझे जानती है। कब से? रेजिमेंट के क्वार्टरों में तो कभी सूबेदार के घर के लोग रहे नहीं। दरवाजे पर जाकर मत्था टेकना कहा। आशीष सुनी। लैना सिंह चुप। मुझे पहचाना नहीं? तेरी कुड़माई हो गई है, धत कल हो गई, देखते नहीं रेशमी बूटों वाला सालू अमृतसर में। तो जो सूबेदारनी है वो याद दिलाती कि बचपन में हम अमृतसर में मिले थे। भाव की टकराहट से मूर्छा खुली, करवट बदली, पसली का घाव बाहर निकला। वजीर सिंह पानी पिला दे उसने कहा था। स्वप्न चल रहा था। सूबेदारनी कह रही थी मैंने तेरे को आते ही पहचान लिया था। एक काम कहती हूँ, मेरे तो भाग फूट गए। सरकार ने बहादुरी का खिताब दिया है। लायलपुर, अब कहाँ की ज़मीन है? लायलपुर में ज़मीन दी है। आज नमक हलाली का मौका आया है, पर सरकार ने हम तीमियों की एक घंघियारी पलटन क्यों न बना दी, जो मैं भी सूबेदारनी के साथ चली जाती, सूबेदार जी के साथ चली जाती। एक बेटा है, फौज में भर्ती हुए उसे 1 ही वर्ष हुआ है, उसके पीछे 4 और हुए पर एक भी नहीं जिया। सूबेदारनी रोने लगी।
अब दोनों जाते हैं मेरे भाग तुम्हें याद है एक दिन तांगे वाले का घोड़ा दही वाले की दुकान के पास बिगड़ गया था। तुमने उस दिन मेरे प्राण बचाए थे। आप घोड़े की लातों से चले गए थे और मुझे उठाकर दुकान के तख्ते पर खड़ा कर दिया था। ऐसे ही इन दोनों को बचाना यह मेरी भिक्षा है। तुम्हारे आगे आंचल पसारती हूँ। रोती रोती शुबेदारनी ओबरी में चली गई। लैना भी आंसू पोंछता हुआ बाहर आ गया। वजीरा पानी पिला दे, उसने कहा था। लैना का सिर अपनी गोदी में लिटाए वजीरा बैठा है। जब मांगता है तब पानी पिला देता। आधे घंटे तक लैना चुप रहा, फिर बोला, कौन, कीरत सिंह? वजीरा ने कुछ समझकर कहा, हाँ भाई, मुझे और ऊंचा कर ले, अपने पट्टे पर मेरा सिर रख ले। वजीरा ना वैसा ही किया। हाँ अब ठीक है, पानी पिला दे बस। अब के हाड़ में यह आम खूब फलेगा। चाचा भतीजा दोनों यही बैठकर आम खाना। जितना बड़ा तेरा भतीजा है उतना ही यह आम है। जिस महीने में उसका जन्म हुआ था उसी महीने में मैंने इसे लगाया था। वजीरा सिंह के आंसू टप टप टपक रहे थे। कुछ दिन पीछे लोगों ने अखबारों में पढ़ा, फ्रांस के बेल्जियम 68वीं सूची मैदान के घावों से मरा। नंबर 77 सिख राइफल्स जमादार लैना सिंह। और यहीं पर इस कहानी का अंत हो जाता है। जितने भी महत्वपूर्ण पॉइंट थे मैंने सबको अंडरलाइन कर दिया है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।